बहुत से मुझे मैसेज आते हैं कि भाई हमने साउथ कोरिया आना है विज़िट वीज़े पे, और उसके बाद हमारे लिए कोई पक्का जुगाड़ लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सब सवालों के जवाब दूंगा। तो चलें, मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर से। आज मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, ना ही मेरी कार है आज मेरे पास, तो इस वजह से मैं आज इसके थ्रू घर जाऊंगा। और बाकी जो वीडियो है डिटेल में वो घर जाके आपसे बात करते हैं। साउथ कोरिया में G1 के वीज़े के लिए क्या सिस्टम है और उसका क्या सिस्टम है, G1 वीज़े के नुकसान और फ़ायदे। तो चलते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि G1 कार्ड क्या होता है और कोरिया का साइलम भी जिसे कहते हैं या G1 वीज़ा होता है, इसका क्या सिस्टम है और विज़िट वीज़े के का क्या सिस्टम होता है और विज़िट वीज़े पे आपको काम अलाउड होता है या नहीं होता, आप वीज़ा पर विज़िट पे आके अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं विज़िट वीज़ा की तरफ। विज़िट वीज़ा कोरिया में जिसे C3 कैटेगरी का वीज़ा कहते हैं, जिसमें सब कैटेगरीज भी हैं, जिसमें C3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कैटेगरीज हैं। और मतलब C3 1 C3 2 C3 3 दिस काइंड ऑफ कैटेगरीज। तो ये अप टू 9 तक है कैटेगरीज। और इसमें ये सिस्टम है कि इसमें बाय लॉ आपका 90 दिन का स्टे होता है और इन 90 दिनों में आप कोई काम नहीं कर सकते, आपको काम अलाउड नहीं होता। अगर आप 2 नंबरी या इलीगल तरीके से कर लें तो कर लें, लेकिन वैसे आपको बाय लॉ काम अलाउड नहीं होता। किसी भी कंट्री का में आप चले जाएं विज़िट वीज़े पे, आपको वहाँ पे काम अलाउड नहीं होगा विज़िट वीज़े पे बाय लॉ। और इसमें यह है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको किसी कंपनी में अपनी जॉब ढूंढनी होगी। और जॉब अगर आपको मिल जाती है तो आपको वो जॉब लेटर लेके कंपनी की तरफ से, अगर आप लेबर कैटेगरी में आपको जॉब मिलती है, जैसा कि फैक्ट्री वर्कर हो गया, इस तरह की कैटेगरीज में आपको जॉब मिलती है, तो आपको वो लेटर लेके पाकिस्तान या इंडिया या सऊदी दुबई, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा और आपको E9 वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप IT में बहुत अच्छे हैं या अगर आप इस तरह की फील्ड में इंजीनियरिंग में हैं यहाँ पे, तो अगर आपको उस तरह की जॉब मिलती है तो फिर E6 E7 वीज़े की तरफ आपको आना पड़ेगा। और उसके लिए भी आपको जॉब लेटर वगैरह लेके, और ये एक लेटर नहीं होता, बेसिकली इसमें 3-4 लेटर्स होते हैं। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स कर दें, मैं आपको इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो ये लेटर लेके आपको वापस अपनी कंट्री आना पड़ेगा और आपको वहाँ से जो भी आपका प्रोफेशनल वर्क है या फिर लेबर कैटेगरी में वीज़ा है, आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ पे, कोई कहता है कि मैं यहाँ साउथ कोरिया में विज़िट वीज़े पे जाऊँगा और मैं वहाँ पे आगे स्टडी अप्लाई करूँगा, तो स्टडी के लिए भी ये सीन है, आपको एडमिशन अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे आके। और अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो यहाँ से आपको कन्वर्ट नहीं होगा, आपको वापस अपने कंट्री जाना पड़ेगा। आप पाकिस्तान से अगर आप आए हैं विज़िट वीज़े पे और आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको वीज़ा फाइल स्टडी के लिए लगानी पड़ेगी और फिर आपको स्टडी वीज़ा लगेगा और फिर आप यहाँ से वापस आएंगे। तो ये सिस्टम है इसके लिए। और तीसरा सिस्टम ये है कि अगर आपने वाकई काम करना है यहाँ पे और तो फिर आपको G1 लेना पड़ेगा, जिसे रिफ्यूजी वीज़ा या साइलम कहते हैं कोरिया का। तो ये करना पड़ेगा। साइलम के बारे में थोड़ी बहुत ये इन्फॉर्मेशन है कि इसमें आपको 6 महीने का इनिशियली साइलम मिलता है, उसके बाद हर 6 महीने बाद आपको स्टैंड कराना पड़ता है साइलम, और ये तकरीबन 3.5 साल तक साइलम ऐसे चलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा भी आप इस वीज़े पे तकरीबन 5 साल तक स्टे कर सकते हैं। वो ऐसे कि 3-3.5 साल तक तो आपको वीज़ा मिलेगा, हर 6 महीने बाद एक्सटेंड होगा। उसके बाद आप किसी कोर्ट में, मतलब अपने लॉयर वगैरह के ज़रिए आप किसी भी कोर्ट की तरफ चले जाएं और वहाँ आपको स्टे मिल जाता है तकरीबन साल 2 साल या 3 साल तक, और आपको स्टे मिल जाएगा। तो जनरली जो यहाँ पे G1 पे रह रहे हैं तो वो 3.5 साल ऐसे चलाते हैं और उसके बाद फिर ऐसे स्टे वगैरह लेके 5-6 साल गुजार लेते हैं। तो ये है। उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा
कि G1 के फ़ायदे क्या हैं। तो चलते हैं G1 के फ़ायदे बयान करते हैं। G1 का ये चक्कर है कि आप लीगली कोरिया में काम कर सकते हैं, जितना आप चाहें आप उतना काम कर सकते हैं कोरिया में, और आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने G1 में अगर कोई बंदा 40 घंटे एक वीक में काम करता है और ओवर टाइम भी लगाता है कभी कभार, तो उसका महीने का आप ये हिसाब लगा लें कि $2,500 तो किधर नहीं गया, ठीक है, मतलब मोर देन $2,500 टू $2,500 से वो ज़्यादा ही कमाएगा। तो ये इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर दें तो ये इस मोर देन अबाउट 6 लाख बनता है, जो बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ, साउथ कोरिया में इतने कमाएगा। उसके बाद दूसरा बेनिफिट ये है जो यूरोप में नहीं आपको मिलेगा, वो ये है कि आपको ये रिफ्यूजी वीज़े असाइलम पे आपको अपने कंट्री में जाने की इजाज़त है। आप वीज़ा अपना स्टैंड करवाएं, आप कंट्री जाना चाहते हैं तो आप जाएं, ठीक है। वीज़ा की जो है मुद्दत वो ख़त्म होने से पहले आप वापस आ जाएं कोरिया में, और कोरिया में आके दोबारा आप एक्सटेंशन करवा लें। तो ये दो मेजर बेनिफिट्स हैं कि आप पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, और दूसरा ये कि आपको अपने कंट्री में जाने की इजाज़त है। अगर आप इंडिया से आए हैं और आपने यहाँ पे G1 अप्लाई किया है तो आपको ऑफ कोर्स आप इंडिया में वापस जा सकते हैं, अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। और मैं अभी बात करूंगा डिसएडवांटेजेस की, इसकी नुकसानात क्या हैं। सबसे बड़ा नुकसानात ये है कि आप अपनी फैमिली को या अपने किसी भी फ्रेंड को कोरिया में इनवाइट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप G1 वीज़े पे हैं और फॉर एग्जांपल आपका भाई है जो D2 वीज़े पे आना चाहता है, स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहता है, तो उसको D2 वीज़ा बहुत मुश्किल नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। क्योंकि जिस टाइम वीज़ा फाइल करते हैं तो आपने FRC वगैरह भी लगानी होती है, जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको किसी तरह का भी स्पॉन्सर वीज़ा नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे रह रहे हैं G1 पे, आपकी वाइफ बैक टू होम है, तो उनको स्पॉन्सर वीज़ा नहीं मिलेगा, ना ही वो इनवाइट आप उनको कर सकेंगे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, ना वाइफ, बच्चों, माँ बाप, कुछ किसी को भी आपको आप इनवाइट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप D2 वीज़े पे हैं या फिर E9 E7 किसी भी वीज़े पे हैं, दूसरे वीज़े पे, तो आप किसी को भी इनवाइट या स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपनी फैमिली में से किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं, या फिर आपका फ्रेंड है कोई, आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसकी कैटेगरी कोई चेंज नहीं हो सकती। आप G1 से आप किसी, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे G1 पे काम कर रहे हैं, फिर आपको फैक्ट्री में जॉब मिलती है, आपको लो लेवल पे आपको जॉब मिलती है, फिर फैक्ट्री के हिसाब से आपको E9 वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि G1 वीज़े से आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऐसे ही कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो भी स्टूडेंट स्टडी करना चाहता है G1 पे आके, तो वो स्टडी भी नहीं कर सकता G1 वीज़े पे, और ना ही उसका जो वीज़ा है वो ट्रांसफ़र होगा। तो सिर्फ G1 पे आप रह सकते हैं। इसका ये मतलब है कि कोई PR नहीं मिलेगी। अगर आप G1 पे आए हैं तो ना आपको F27 वीज़ा मिलेगा, ना आपको कोरिया में F5 वीज़ा मिलेगा, ना आपको D10 वीज़ा मिलेगा। आपको सिर्फ G1 पे ही रहना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। हमारे लोग जो हैं वो कोरिया में या किसी भी कंट्री में इसलिए जाते हैं कि उनको वहाँ के कागज़ या पासपोर्ट या PR वगैरह मिल सके। लेकिन अगर आप कोरिया में इस तरीके से आते हैं, विज़िट वीज़ा लगा के आते हैं और आप यहाँ से आके इलीगल या फिर G1 ले लेते हैं, तो आपका कोई सिस्टम नहीं है, कोई आपको PR नहीं मिलेगी। अभी तक कोरिया का यही कानून है कि आपको कोई PR वगैरह नहीं मिलेगी। एट द एंड आपको पाकिस्तान वापस, या इंडिया, या जहाँ से भी आप आएँ, आपको वहाँ वापस जाना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है सबसे बड़ा, क्योंकि PR का ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए आपको हर हालत में अपनी कंट्री वापस करना पड़ेगा। तो अगर मैं पर्सनली आप की जगह पे होता तो मैं तो कभी भी ये वाला ऑप्शन चूज़ ना करता, क्योंकि इट्स नॉट काइंड ऑफ एडवांटेज। सो उल्टा ये आपके जो करियर है, हाँ, अगर उन लोगों के लिए ये वीज़ा बिल्कुल बेहतरीन है जो यहाँ पे कोरिया में या किसी भी कंट्री में पैसे कमाने की गरज से आते हैं, और उसके बाद 5 या 6 या 7 साल लगा के पाकिस्तान में जाके करोड़, 2 करोड़ या 3-4 जितने भी वो कमा लें, ठीक है, उनको सेव करके वो कारोबार, अपना बिजनेस ओपन कर लें, तो उनके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप अपनी फ्यूचर के बारे में सोचें या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोचें कि आपको साउथ कोरिया में नेशनलिटी या फिर PR मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, और ये कन्वर्ट भी नहीं हो सकता। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके लिए कि अगर आप स्टडी वीज़े पे आते हैं, D2 या D4 वीज़े पे आते हैं, तो आप G1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी वीज़े पे कोई भी जो आता है वो G1 पे कन्वर्ट नहीं हो सकता बाय लॉ।
और ये सिस्टम है साउथ कोरिया का, इसलिए मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि डोंट कम। आप यहाँ पे इलीगल होने के लिए बिल्कुल ना आए, ना ही G1 वीज़े के लिए आए। G1 का ये चक्कर है कि पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल 10 लोग साउथ कोरिया में विजिट के लिए आते हैं और 10 के 10 सारे G1 अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर जो पाकिस्तान में जो जो जेन्युइन टूरिस्ट होगा उसको वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस हिसाब से बिल्कुल आप अपनी कंट्री को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें और लीगल वेज तलाश करें किसी भी जगह जाने के लिए। तो ये आज की वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। गुड लक।